हेलो, स्वागत है आपका डेल्टा साइंस क्लासेस में। और आज से बिहार बोर्ड का जो पेपर है एग्जामिनेशन वो स्टार्ट हो रहा है। जितने भी बच्चे इस पेपर में अपेयर हो रहे हैं सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आप लोगों का ये जो मेहनत है 2 साल का, आज से आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे पेपर दे रहे हैं और अपेयर हो रहे हैं सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है। आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए। बच्चे जितना पढ़े हैं ना उसी का रिवीजन करना है और बस उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पेपर में जाकर के दे देना है। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वो भी जो बच्चे इससे पहले 1 से 4 सेट नहीं लगाए, पहले उसको आप जा करके अच्छे से देखिए और फिर ये सेट नंबर 5 लगाए ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज। बोला जो प्योर वाटर है इलेक्ट्रिसिटी उससे कंडक्ट नहीं होता है, इसका रीजन बताइए क्यों नहीं ऐसा होता है। तो देखिए, जो प्योर वाटर होता है ना, जो प्योर वाटर होता है या इसको हम डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं। अब डिस्टिल वाटर को जब आप उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराइएगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्योर वाटर है वो आयंस में, मतलब प्लस और माइनस आयंस में ब्रेक नहीं होता है। इस कारण से प्योर वाटर में करंट का फ्लो या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, क्योंकि ये आयंस बनता ही नहीं है। इसका मतलब इस ऑप्शन में क्या देगा? बेसिक है? नहीं। एसिडिक है? नहीं। डिकम्पोज्ड? डिकम्पोज तो होता ही नहीं। क्या? ऑलमोस्ट आयोनाइज्ड, ऑलमोस्ट नॉट आयोनाइज्ड। ये आयंस में ब्रेक ही नहीं होते। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए, एडिनोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एडिनोसिन किसका एग्जाम्पल है? तो याद रखिएगा, एडिनोसिन जो है न्यूक्लियोसाइड का एग्जाम्पल है। नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस, आपको ये याद रखना है, नाइट्रोजीनियस बेस। और यहां पे जो शुगर मिला होता है, शुगर, जिसको आप पेंटोज शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर। 5 कार्बन का होता है। इसमें आता है राइबोज आता है और डीऑक्सी राइबोज आता है, डीऑक्सी राइबोज आता है। ठीक है, अब देखिए, एक है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है? नाइट्रोजीनियस बेस भी होता है, नाइट्रोजीनियस बेस भी होता है और शुगर भी होता है। और एक और एक्स्ट्रा चीज होता है, इसमें जो होता है फॉस्फेट ग्रुप भी लिंकेज होता है। फॉस्फेट ग्रुप भी इससे क्या होता है? लिंक होता है, या फॉस्फेट ग्रुप भी इससे जुड़ा हुआ होता है। लेकिन इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। तो ये भी डिफरेंस है। न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजीनियस बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप होता है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड में ये फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। तो ये भी एक टाइप का आप डिफरेंस समझ सकते हैं। ठीक है, तो एडिनोसिन किसका एग्जांपल है? ये है न्यूक्लियोसाइड का। ठीक है, चलिए बाकी है पिरामिडिन, ये प्यूरिन बेस, ये सब नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन एन एलिमेंट। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो क्या कंटेन करेगा? मस्ट होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो कार्बन उसमें होना ही चाहिए, कार्बन होना ही चाहिए। बात समझ में आया? कार्बन मस्ट है, इसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, एक होता है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या? वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिल के बना हो, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब जितना हाइड्रोकार्बन होता है वो सब क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कैसा होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। बात समझ में आया? एक चीज और है कि हाइड्रोकार्बन जो है इसके डेरिवेटिव भी क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे देखिए, ये CH4 है, इसमें से एक क्लोरीन निकल गया, सॉरी एक क्लोरीन ऐड हो गया और एक हाइड्रोजन निकल गया, तो ये क्या बन गया? CH3Cl। तो ये भी क्या है? एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। मतलब ये हाइड्रोकार्बन का क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव कहलाएगा। बात समझ में? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए और देख करके इसको अटेम्प्ट लगाना चाहिए, और 5 सेट देखिएगा तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, डोलोमाइट कंटेन्स। डोलोमाइट जो है वो क्या कंटेन करता है? तो याद रखिएगा, डोलोमाइट का जो फॉर्मूला होता है CaC3.MgCO3, ये होता है। इसमें कैल्शियम कितना परसेंटेज पाया जाता है? 60% और ये 40%। तो अब बताइए कि ये जो डोलोमाइट है किसका और है? कैल्शियम का भी है और मैग्नीशियम का है, मतलब एल्युमिनियम का नहीं है। एल्युमिनियम का C4 क्या है? C4 है बॉक्साइट, Al2O3.2H2O। इसको क्या बोलते हैं? बॉक्साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉक्साइट। याद रहेगा?
तो ये डोलोमाइट किसका ओर्स है? मैग्नीशियम का भी और कैल्शियम का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स इन +3 इज इतना। बोल रहा है कोई +3 का मेटल है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, मेटल है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दिया हुआ है ना। तो बोल रहा है कि ये जो मेटल है ना, तो व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया। तो इस टाइप क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए एटॉमिक नंबर फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होता है। जैसे एग्जांपल में, जैसे देखिए ये कार्बन है 6C12, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 6 ही होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगा? 6 होगा। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? 12 - 6 मतलब 6 हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, वही बढ़ता है या घटता है, बाकी कोई भी नहीं घटता है ना ही बढ़ता है। इसका मतलब अब बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लीजिए कितना है। आर्गन के पास 18 होता है और 5 पहले से होते, कितना है? 23 है, और 3 चला गया था। इसका मतलब एटॉमिक नंबर तो वही रहा होगा, तो इसमें 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 26। इलेक्ट्रॉन की संख्या 23 ही है, लेकिन यहां पर हमको एटॉमिक नंबर पूछा है, तो जो इलेक्ट्रॉन चला गया उसको भी जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा? एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 26। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी। बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है घटता है। जैसे देख लीजिए अब यहां पर क्या है? 6 है, ये भी 6 है। इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 हो सकता है, लेकिन ये एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। बात समझ में आया? इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द ज्योमेट्री ऑफ NiCO4, इसका ज्योमेट्री पूछ रहा है। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई भी चार्ज नहीं होता था, 0 लिख दिया। तो निकिल पे कितना हो गया? 0 चार्ज हो गया। इसका मतलब निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो आयरन देखिए इसका होता है 28। कितना होता है? 28। अब इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। क्या होता है? 4s2 और 3d8, ये है। अब बताइए ये कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अब इसका आप बना लीजिए। देखिए ये है आपका 1 2 3 4 5, और ये है 4s, और ये क्या है? 3d। 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। d में कितना है? 8 है। तो ये है 6 7 8। अब क्या है कि ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या कर लेगा? इधर आकर के पेयरिंग कर लेगा। क्या कर लेगा? पेयरिंग कर लेगा। तो पेयरिंग करेगा तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा, ये खाली हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? 3p। इधर क्या हो जाएगा? 3p। ये 4s, ये 3d, और ये 4p। अब ये पूरा फुल फिल हो गया। ये क्या हो गया? पूरा फिल, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ये आ जाएगा, ये ऐसे, ये वाला ऐसे करके, ये वाला ऐसे करके। समझ में? अब बताइए कितना है? 4 लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन देगा। तो कहाँ देगा? एक यहाँ देगा और 3 यहाँ देगा। तो क्या हो जाएगा? एक s में और p में 3, sp3। sp3 को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑस्मोटिक प्रेशर? इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है? तो ये क्वेश्चन आपका किसका है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से है। किससे है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो आपको इस टाइप का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। P इक्वल टू होता है ICRT, और जो I होता है वो क्या होता है? वॉन्ट हाफ फैक्टर। ठीक है, अब इस टाइप का कहीं दिया हुआ है तो यही क्या कहलाता है? यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कैसा दिया है? P इक्वल टू RTC, ये नहीं, P इक्वल टू CRT, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, P इक्वल टू CRT। ये I 1 मान लिया है ना, I की वैल्यू 1 टू फैक्टर 1 मान चुका है। बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? P इक्वल टू CRT। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तो नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है ये P ब्लॉक का एलिमेंट है, P ब्लॉक का एलिमेंट, और वो भी ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन, और ग्रुप नंबर 16 कौन है? ऑक्सीजन है। जैसे हम पढ़ सकते हैं इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये है 15 नंबर ग्रुप, और ये ऑक्सीजन में ऐसे होता है, ये 16 नंबर ग्रुप है। ठीक है, ये 16 नंबर। ये कौन सा है? ये दोनों क्या है? नन मेटल है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? नन मेटल। ये सभी क्या है? नन मेटल ही है। बात समझ में आए? तो और नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है? नन मेटल। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग
लिगेंड्स फॉर्म चिलेट। तो इसमें से कौन सा लिगेंड है जो क्या कर रहा है, चिलेट को फॉर्म कर रहा है। तो याद रखिएगा चिलेट का मतलब ये है एक ही मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक सेंट्रल मेटल को दे रहा है दोनों तरफ से, उसको क्या बोलते हैं, चिलेट ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें से याद रखिएगा साइनाइड नहीं है और ना ही अमोनिया है, क्योंकि अमोनिया NH3 होता है तो एक ही लोन पेयर देगा, साइनाइड CN होता है तो एक ही देगा, और एसीटेट भी नहीं देगा। तो ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट का हम फॉर्मूला बताते हैं, C2O4 2- होता है। अब देखिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O और ये O- और ये क्या है O-। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, चिलेट है, ये चिलेट लिगेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चिलेट लिगेंड कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यही ग्राफ है, ऑक्जिलेट बोलते हैं, है ना। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर ऑफ, कैप्रोलैक्टम है किस पॉलीमर का, या कैप्रोलैक्टम जो है किस पॉलीमर का क्या है, मोनोमर है। तो याद रखिएगा कैप्रोलैक्टम जो है, कैप्रोलैक्टम ये है नाइलॉन 6 का, नाइलॉन 6 का मोनोमर है। कैप्रोलैक्टम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे 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 ऐसे, यहां पर होता है नाइट्रोजन H और यहां पर डबल बॉन्ड O। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन और एक नाइट्रोजन लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं, कैप्रोलैक्टम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखिएगा एडिपिक एसिड होता है, एडिपिक एसिड प्लस एक होता है हेक्सामिथाइल डाइअमाइन, हेक्सामिथाइल डाइअमाइन, इसका फॉर्मूला होता है ऐसे NH2 CH2 होल 6 NH, इसको क्या नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6, इसका मोनोमर क्या होता है, एक होता है ग्लाइसिन, क्या होता है, ग्लाइसिन होता है, और एक होता है आपका, याद रखिए ग्लाइसिन होता है, एक होता है ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड, क्या कहलाता है, कैप्रोइक एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है, कैप्रोइक एसिड। याद रखिएगा नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 का जो मोनोमर होता है ग्लाइसिन होता है और अमीनो कैप्रोइक एसिड होता है। बात समझ में। एक और बचा क्या, टेरिलिन को हम डैक्रोन भी बोलते हैं। टेरिलिन को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम टेरिलिन का क्या है, डैक्रोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डैक्रोन भी बोलते हैं। याद रखना इसका जो मोनोमर होता है इथाइलिन, इसका मोनोमर क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस में एक टेरेप्थेलिक एसिड होता है। क्या होता है, टेरेप्थेलिक एसिड होता है। याद रखिएगा कि टेरेलिन का मोनोमर क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड होता है। इसका मतलब आपको पूछा क्या गया था, कैप्रोलैक्टम तो नाइलॉन 6 का होता है। याद रहेगा। चलिए एक बार इसको देख लीजिएगा, मोनोमर से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड के लिए कौन सा एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी है, क्लोरम फेनिकॉल, ऑप्शन नंबर बी। ये टाइफाइड के में एंटीबायोटिक के तौर पे यूज किया जाता है। क्या है, क्लोरम फेनिकॉल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Na3Cr(C2O4) और ये होल तरह। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर हम उसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, हम कोऑर्डिनेशन नंबर उसको बोलते हैं जिसमें क्या है कि लिगेंड जो है ना कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। देखिए अब यहां पर लिगेंड है C2O4, कितना है C2O4, ये थ्राइस है। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अब देखिए यहां पर ये क्रोमियम और यहां पे है Na3। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर दिया कितना है, 3। इसका मतलब ऑप्शन 3 ही होना चाहिए, लेकिन नहीं 3 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ना इसमें -2 चार्ज होता है। मतलब एक C2O4 कितना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, 2, तो 3 कितना देगा, 6 देगा। तो 2 × 3 यही 6 हो गया। यही 6 क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। मतलब ये 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्रोमियम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू प्रोवाइड कराएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 6 क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। यहां पे आपको फंसना नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देख करके फिर आंसर लगाना, यानी कि 3 लगा देना, ऑप्शन 3 भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, क्या कह रहा है? द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है और इसका बोला जा रहा है क्या? IUPAC नेम लिखने के लिए बोला जा रहा है। ये क्या है? FECN6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर लिखने के लिए आपको कुछ बातें याद रखना पड़ेगा। क्या करना है? अगर देखिए, अगर पहले केटायन हो और इधर एनायन हो तो ये प्लस में टूटेगा और ये माइनस में। तब क्या करना है? सेंट्रल मेटल जो होगा, सेंट्रल मेटल जो होगा उसके नाम में क्या लगा देना है? ATE लगा देना है। अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्लस में टूटेगा तब नहीं लगाना, सिर्फ माइनस में टूटेगा तभी 8 लगाना है। ठीक है, अभी इसका नाम लिखने से पहले क्या करना है? आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत आसान है। क्या है? एक पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है? +1, तो 3 पे कितना हो जाएगा? +3। अब जिसका निकालना है ना उसको क्या मानना है? x मानना है। तो आयरन का कितना मान लेना? x मान लेना। एक साइनाइड पे -1 होता है तो 6 पे कितना हो जाएगा? -1 × 6 = 0। अब देखिए x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा? -3 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। ये इस पे आया है ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसका नाम लिखना है। नाम लिखना है तो सबसे पहले प्लस वाले का नाम लिखिए। इसका लिखिए प्लस वाले का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा नाम इसका पोटेशियम। पोटेशियम। अब इसका नाम हो गया। अब इस वाले में किसका नाम लिखना है? इस वाले में हम नाम लिखेंगे पहले लिगेंड का। किसका? लिगेंड का। तो लिगेंड कौन है? ये वाला। अब कितना है? 6 है। 6 को क्या लिखेंगे? हेक्सा। और CN मतलब साइनो, हेक्सा साइनो। उसके बाद क्या है? हेक्सा साइनो। और इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरेट। फेरेट। देखिए ऐसा क्यों है कि आयरन को हम फेरम बोलते हैं। आयरन का क्या नाम होता है? फेरम नाम होता है। तो UM हटा के क्या लगा दिए? फेरेट। और इसके पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 3। तो यहां पर रोमन में 3 लिख देंगे। हो गया ये आंसर। अब मिला लीजिए। पोटेशियम ये नहीं होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन, आयरन वाला भी नहीं होगा। फेरेट लिखना है। पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3। अब देखिए यहाँ 2 दिया है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको बढ़िया से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? द IUPAC नेम ऑफ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, इसका IUPAC नेम होता है। सबसे पहला तरीका क्या है? आपको देखना है ये प्लस में और ये माइनस में टूट रहा है, मतलब नाम के लास्ट में ATE लगेगा। चलिए सबसे पहला काम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले। एक पोटेशियम पे +1 तो 3 पे +3। ठीक है, उसके बाद जिसका निकालना है, इसका निकालना है कोबाल्ट है तो x मान लिया। अब नाइट्रो पर 1 माइनस होता है। नाइट्रो पे कितना माइनस होता है? 1। तो 2 6 पे कितना होगा? -1 × 6 = 0। इसमें -1 चार्ज होता है। कितना होता है? -1। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस में 3 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 3 + x -6 तो ये 3 + x - 6 = 0। तो x = क्या बचेगा? -3 = 0। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बस समझ में? अब क्या करना है? इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम। पोटेशियम। उसके बाद इसमें किसका नाम लिखना है? लिगेंड का। तो ये क्या है? नाइट्रो ग्रुप है। क्या है? नाइट्रो। तो हम कितना नाइट्रो है? 6। तो क्या लिखेंगे? हेक्सा नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो। अब लिगेंड का तो नाम हो गया। अब इसका नाम क्या होगा? कोबाल्टेट। कोबाल्टेट। और कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया? 3 आया। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 3। अब इसको मिला लीजिए। तो पोटेशियम, देखिए ये तो होगा नहीं, ये पहले दे दिया तो ये भी नहीं होगा। हाँ, पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट, कोबाल्ट भी नहीं होगा। तो ये देखो पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। बात समझ में? चले क्वेश्चन नंबर 15 या 15। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन। अब इसमें बोला गया कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो लिखा हुआ है NH3 4Cl2 और यहां पे प्लस दिया हुआ। अब इस टाइप का क्वेश्चन में नाम तो लिखना नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो क्या कीजिए, जिसका निकालना है उसको x मान लिए। तो क्रोमियम को क्या मान लिए? x मान लिए। अब इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, अमोनिया पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 0 × 4। अब क्लोरीन पे 1 होता है। हाइड्रोजन ग्रुप जो है उस पे कितना चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है इन जनरल, है ना। तो क्लोरीन पे क्या हो जाएगा? -1 × 2। अब देखिए यहाँ पे क्या पहले से ही कोई वैल्यू दिया हुआ है? यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, पहले से आयन दिया हुआ है। तो इस सबको जोड़ करके वैल्यू कितना आ जाएगा? जितना प्लस दिया रहेगा उतना। तो कितना प्लस दिया? 1, तो 1 लिखा जाएगा। उस वाले में नहीं था, क्यों? सबको जोड़ करके 0 करना था। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। +2 रहता तो 2 लिखा जाता। अब इसको सोल्व कर लीजिए। ये 0, ये -2 और ये 1। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 तो कितना आ गया? x की वैल्यू 3, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, देख लीजिए एक बार सही से क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16।
क्या कह रहा है, इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन इन विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बोला इसमें से कौन सा आयंस है या कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो क्या कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। अगर यहां पर सिस कैसे पहचानना है, ये यहां पे 4 होगा। हमको बताते कैसे पहचानना है, कम से कम 2 लिगेंड होना ही चाहिए, क्या देखने के लिए, सिस और ट्रांस देखने के लिए। अब देखिए यहां पर 1 लिगेंड है तो ये ऐसे भी नहीं होगा, यहां पर 2 लिगेंड है तो यहां पॉसिबल है, यहां भी देखिए पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि क्लोरीन 1 है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम बनाएंगे तो ये एक ही साइड आ जाएगा, मतलब दोनों तरफ में सिस ही आएगा। यहां भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये यहां पे होगा, ये 5 यहां पे होगा। अब देखिए ये भी साइनाइड है और ये क्या है, आइसोसाइनाइड है, मतलब ना ये होगा ना ये होगा। अब देखना क्या, यही हो जाएगा। इसको बनाने का तरीका देखिए, क्रोमियम है, अब क्रोमियम से कितना वाटर जुड़ा हुआ, 4। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं, एक वाटर यहां बना दिए, 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 और एक क्लोरीन ऊपर बना दिए, एक क्लोरीन नीचे बना दिए। अब देखिए ये क्लोरीन का मतलब एक क्लोरीन नीचे एक क्लोरीन ऊपर है, और यहां पर स्क्वायर प्लेनर है, इसका मतलब ये जो है ट्रांस कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा। इसी का हम सिस फॉर्म बनाते हैं। देखिए ये क्रोमियम, ये आ गया H2O, ये भी क्या है H2O, और ये भी क्या है H2O, ये भी क्या है H2O, और यहाँ पे एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। अब देखिए एक ही साइड, देखिए ये इधर आ गया और ये क्लोरीन एक साइड हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कम से कम 2 लिगेंड होना चाहिए और दोनों अलग अलग नंबर में हो। बात समझ में, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है, DDT इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, DDT जो है किससे बनाया जाता है। ठीक है, तो DDT बनाने के लिए आपको याद रखना है, एक है क्लोरोबेंजीन, क्या, क्लोरोबेंजीन, उसमें क्या मिला देते हैं, क्लोरल, क्या मिला देते हैं, क्लोरल मिला देते हैं, तो Cl3CCHO, और यहां से हम H2SO4 इसमें मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, H2SO4 मिलाएंगे। तो यहां से जो इसका रिएक्शन बनेगा, तो इसका आंसर देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये Cl इधर आ गया, H2SO4, Cl इधर आ गया, यहां पर C, यहां पर H, यहां पर C, और यहां पर Cl, ये Cl, ये Cl, और यहां पर फिर क्लोरोबेंजीन अटैच है। इसी को क्या बोलते हैं, DDT, क्या बोलते हैं हम, DDT। ठीक है, चलिए इसमें क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्लोरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरल बोलते हैं, और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, क्या है, क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5Cl। अब देखिए इसमें से क्लोरोबेंजीन क्लोरल है, ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन ये नहीं है, बेंजीन ये भी नहीं है, क्लोरल और ये होगा, क्लोरल और बेंजीन ये भी नहीं होगा, क्लोरोबेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। ये है DD का यह स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल। न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड किस रिएक्शन में फॉर्मेशन होगा, यही आपको बताना है। बात समझ में, तो याद रखिएगा कि केनिजारो में फॉर्मेशन नहीं होता, केनिजारो रिएक्शन में फॉर्मेशन नहीं होता है, क्लीमेंसन में भी नहीं होता है। अब ये रीमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, कार्बन। रीमन टीमन रिएक्शन होता क्या है, ये है आपका OH प्लस में, अब यहां पर हम क्या मिलाएंगे, CHCl3 मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, CHCl3 NaOH के, जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे बन जाएगा ये OH और यहां पर CHO। अब बताइए, याद है कि इसको बोलते हैं रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। जब फिनॉल का रिएक्शन CHCl3 के साथ NaOH के प्रेजेंट बनेगा तो ये सैलिसल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा, सैलिसल्डिहाइड, ये बना आपका सैलिसल्डिहाइड बना। अब यहां पे क्या है, अब यहां पर कोई कार्बन है, 6 कार्बन से एक्स्ट्रा तो नहीं है ना, लेकिन जब ये रिएक्शन बना देखिए 1 कार्बन एक्स्ट्रा आ गया। यही बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि किस रिएक्शन में कार्बन का नया बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन का मतलब ये कहने का, इसका मतलब किस वाले में होगा, रीमर टीमन रिएक्शन में होगा। एक और रिएक्शन है कोल्बे, कोल्बे भी होता है, कोल्बे वाले में देखो क्या होता है, ये फिनॉल है, इसका रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ में, तो ये बनता है फिनॉक्साइड आयन, क्या बनता है, फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम माइनस होता है और ये प्लस होता है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो याद रखिएगा इसमें क्या करते हैं, जब सोडियम फिनॉक्साइड आयन को ये
ONA के साथ इसका रिएक्शन हम एक में CO2, तो ये क्या बन जाता है, देखिए सैलिसिलिक एसिड। ये क्या बन जाता है OH और ये CO। अब देखिए इस वाले में भी कार्बन जुड़ा था, इस वाले में भी क्या हो गया, कार्बन जुड़ गया। इसका मतलब कोल्बे रिएक्शन में भी होता है, कोल्बे रिएक्शन आता है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। उसमें देखिए ये है बेंजीन और इसका रिएक्शन हम कराते हैं CH3Cl के साथ में, कब, एनहाइड्रस AlCl3 का रिएक्शन जब हम कराते हैं तो यहां पर ये बन जाता है, डायरेक्ट बनेगा ये CH3 और HCl यहाँ पे बाहर हो जाएगा। इसका मतलब देखिए ये कार्बन नया, देखिए इसमें कोई कार्बन एक्स्ट्रा है 6 के अलावा नहीं ना, लेकिन इसमें एक कार्बन बन गया, ये क्या हो गया, नया कार्बन का फॉर्मेशन हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको टॉलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉलिन बोलते हैं। तो याद रखिएगा बेंजीन के ऊपर एक CH3 तो उसको क्या बोलेंगे, टॉलिन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सैलिसल्डिहाइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे। बात समझ में, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। इन अ गिवन रिएक्शन, ये CH3 ये दिया हुआ है, बोला HI क्या है, HI X द प्रोडक्ट इज, यहां पे ये रिएक्शन दिया हुआ देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2H। इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, देखिए जब इस टाइप का रिएक्शन हो तो याद रखिएगा HI या HCl या HBr कोई भी हो तो यहां पर मार्कोनी कॉक्स प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, मार्कोनी कॉक्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, मार्कोनी कॉक्स। इसका मतलब ये होता है डबल बॉन्ड टूटेगा और जहां हाइड्रोजन है वहीं यहां ये वाला हाइड्रोजन जाकर के एडिशन हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं ये हाइड्रोजन जाकर के जुड़ जाएगा, तो ये प्लस में और ये माइनस में। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये CH3 CH2, अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा ना। अब डबल बॉन्ड कैसे टूटेगा, प्लस जाना है कहां पे, हाइड्रोजन पे। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे माइनस होगा और यहां पे प्लस होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जहां ज्यादा है वहीं हाइड्रोजन जाएगा, तो यहां माइनस रहेगा तभी तो प्लस अटैक होगा। बात समझ में। तो यहां पे देखिए ये CH और ये CH2 और ये वाला हाइड्रोजन यहां आ गया और ये आयोडीन यहां आ गया। इसका नेमिंग करना है, तो नेमिंग कैसे करना है, 1 2 3 4, तो 2 पे क्या है, आयोडो, तो 2 पे क्या हो जाएगा, आयोडो। 2 पे क्या हो जाएगा, आयोडो। अब कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट, और सबके बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा 2 आयोडो ब्यूटेन। 2 आयोडो ब्यूटेन किधर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि ये मार्कोनी कॉक्स प्रोडक्ट होता है। अब मार्कोनी कॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, हाइड्रोजन जहां है ना, हाइड्रोजन वहीं जाएगा। इसका मतलब जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे क्या जाएगा, माइनस और यहाँ पे प्लस। बस समझ में, और ये H प्लस और I माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, और उसका बोला इसका नाम क्या होगा, है ना, तो ये 2 आयोडो ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा, ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। बोल रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है, तो याद रखिएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला होता है RMgX होता है। R का जगह कार्बन और Mg है मैग्नीशियम और X का मतलब कोई भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कोई एक। अब बताइए जिसके साथ, अब कार्बन के साथ में कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप होगा वही क्या बनाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा। तो इसके साथ अल्कोहल है तो ये नहीं होगा, इसके साथ तो होगा ही नहीं, इसके साथ होगा, इसके साथ नहीं होगा। क्यों, देखिए ये C2H5Cl और इसका रिएक्शन Mg के साथ कराओगे कब, जब ड्राई ईथर होगा, लिखा हुआ है ड्राई ईथर, तो डायरेक्ट ये क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे बनेगा, देखिए C2HMgCl, यही बन गया क्या, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो इसे कंपेयर करो, यही वाला है, R की जगह क्या है C2H5, Mg तो है ही, और X की जगह क्या है, क्लोरीन, तो यही रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन होने का। बात समझ में। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। अगला क्वेश्चन है 21। एंटी मार्कोनी कॉक्स एडिशन ऑफ HBr इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन। बोला जा रहा है कि इसमें से कौन है जिसमें एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट का ऑब्जर्व, मतलब एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट का मतलब होता है, देखिए जब भी कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो, है ना, उसमें अगर जैसे कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, ऐसे करके मान लेते हैं, उसमें अगर हम HBr रख दें, HBr मिला दें, क्या मिला दें, HBr, किसके प्रेजेंट में, H2O2, इसको बोलते हैं परऑक्साइड। परऑक्साइड होगा, है ना, परऑक्साइड होगा। देखिए सिंपल अगर HBr अगर हम रखते हैं, परऑक्साइड नहीं होगा। जैसे हम 2 कंडीशन लेते हैं, 2 कंडीशन हम लेके आपको बताते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगर सिंपल HBr है तो यहां पर मार्कोनी-कॉक्स प्रोडक्ट बनेगा, मार्कोनी-कॉक्स प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर यही सेम ग्रुप ऐसे डाल दें, यहां पर HBr लगा दें, लेकिन यहां पर हम क्या रख दें, H2O2 रख दें, मतलब इसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड या खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, तब ये मार्कोनी-कॉक्स प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मार्कोनी-कॉक्स प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिक बनेगा। क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिक बनेगा, एंटी मार्कोनी-कॉक्स प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आया? HBr के साथ पेरोक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहां पे क्या बोला है, इसमें से कौन ऑप्शन है जिसमें हम एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट हम नहीं देख सकते, एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट नहीं देख सकते। चलिए हम देखते हैं। देखिए प्रोपीन है, प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन और एक पे सिंगल बॉन्ड। यहां पर अगर हम HBr रख दें और H2O2 डाल दें, ठीक है, तो यहां पे तो एंटी मार्कोनिक बन जाएगा। क्यों, एंटी मार्कोनिक का मतलब क्या होता है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो वहां हाइड्रोजन नहीं जाएगा। क्या जाएगा, ये जाएगा। जैसे यहां पर ये H प्लस ये माइनस, और यहां पे कैसे टूटेगा, ये टूटेगा माइनस में और ये प्लस में, तो यहां से क्या बनेगा C, यहां पे क्या जाएगा हाइड्रोजन, और यहां पे क्या जाएगा C पे Br आ जाएगा, ये बन जाएगा। एंटी मार्कोनी का मतलब मार्कोनी का जस्ट उल्टा, जहां हाइड्रोजन कम है वहीं क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो पॉसिबल है। ये क्या है, ब्यूटीन, 4 कार्बन लीजिए, 1 2 3 और यहाँ पे 4 ब्यूटीन, यहाँ भी बन जाएगा, है ना, एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखिए ब्यूट 2 इन डबल बॉन्ड 2 पे। अब देखिए अगर इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो ये बनेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हम HBr लगा देंगे। अब बताइए एंटी मार्कोनी का मतलब क्या होता है, जहां हाइड्रोजन कम है वहीं हाइड्रोजन जाएगा। अब बताइए अगर ये ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन यहां भी एक है, हाइड्रोजन यहां भी एक है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन जाएगा कहां, कंडीशन एंटी मार्कोनी का फुलफिल नहीं होता है। इसका मतलब यहां पर एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बस समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, जहां पे एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बस समझ में आया? तो आपको ये याद रखना है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, बढ़िया से इसको देखिएगा। ऑप्शन नंबर 22 क्या कह रहा है, विच वन इज कैपेबल टू फॉर्म ज्यूटेराइन। इसमें से कौन है जो ज्यूटेराइन बनाता है। तो याद रखिएगा ज्यूटेराइन में 2 फंक्शनल ग्रुप होता है, एक होता है अमाइन होता है और एक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब यही देख लीजिए इसमें से कौन है, ये नाइट्रो है, नहीं होगा, अमाइन है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बाकी नहीं। देखिए इसमें अमाइन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये होगा। बनाते हैं ज्यूटेराइन बनता कैसे, देखिए ये है नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये CH2 और यहाँ पर COOH, ये इसको हम और अच्छे से बनाते हैं, C डबल बॉन्ड OOH है। अब यहाँ से क्या होगा, एक H प्लस निकलेगा, एक H प्लस निकलेगा, यहाँ माइनस और ये वाला आ जाएगा इधर में, तो ये लोन पेयर इसको दे देता है ना, ये प्लस को, ये लोन पेयर ये प्रोवाइड करेगा इसको। तो देखिए क्या बनेगा, ये नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर प्लस, और ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड O माइनस, यही क्या कहलाएगा, ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन यही है। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ये लोन पेयर दे दिया तो इस पे क्या आ गया, नाइट्रोजन पे प्लस, यही वाला आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ, इसका ये दिया हुआ, इसका करेक्ट IUPAC नेम बोला जा रहा है, क्या होगा। इस टाइप का नेमिंग हम बहुत कर चुके हैं, पिछले सेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिए। देखिए ये मेन चेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो 1 पे क्या है, 1 का मतलब N पे क्या है, मिथाइल, तो N पे मिथाइल हो जाएगा, N पे क्या है, मिथाइल। और मेन चेन में कितना कार्बन है, 3, तो 3 को क्या लिखेंगे, प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप। और कितना नंबर पर डबल बॉन्ड है, 2 पे, तो 2 पे क्या हो जाएगा, इन। और 1 नंबर पे क्या है, अमाइन, तो 1 पे क्या हो जाएगा, अमाइन। और 2 वोवेल को एक साथ हम नहीं लिखते हैं ना, इसलिए हम ये ई काट देते हैं, 1 को भी इन जनरल नहीं लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, N मिथाइल प्रोप 2 इन अमाइन। ऐसा कहीं पे है, देख लीजिए, N पे मिथाइल नहीं, ऑप्शन नंबर D जाएगा, N मिथाइल प्रोप 2 इन 1 पे अमाइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा D। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ये दिया हुआ इज नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे।
तो इसमें चारों ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कॉमन नाम दिया हुआ है। तो कॉमन नाम में देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, CH3CH2 को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इथाइल। क्या बोलेंगे, इथाइल। और ये फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है, अमाइन। तो क्या हो जाएगा, इथाइल अमाइन। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, यही हो जाएगा इसका ऑप्शन, है ना। इथाइल अमाइन कौन होगा, इथाइल अमाइन, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 2 कार्बन को हम इथाइल बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। इसको बोला जा रहा है कैन नॉट बी रिप्रेजेंट। इसको किस में रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते थे। ये तो पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो हम 1 डिग्री में कर सकते हैं, 2 डिग्री में भी कर सकते हैं, 3 डिग्री में कर सकते हैं, लेकिन क्वाटरनरी अमोनिया हम इसको हम नहीं कर सकते। ठीक है, देख लीजिएगा, इसका मैं स्ट्रक्चर बनाया हुआ पिछले लेक्चर में, तो इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट है। अगर नहीं है तो फिर हम बता भी देते। देखिए 3 कार्बन है, तो हम 3 कार्बन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3, और यहाँ पर NH2 लगा दें। तो ये कितना हो जाएगा, 3, और ये यहाँ पे 1 1 1 1। तो देखिए 3 2 5 2 7 2 9, तो कितना डिग्री हो गया, 1 डिग्री। तो देखिए 2 डिग्री बनाने का तरीका, 1 2 3, यहाँ पर नाइट्रोजन, ये 2, ये 3, ये 3, और यहाँ पर 1। तो कितना हो गया, 3 3 6 2 8 1 9। ये कितना डिग्री हो गया, ये हो गया आपका 2 डिग्री। अच्छा, अब 3 डिग्री बनाना था। देखिए नाइट्रोजन, ये CH3 इधर, ये CH3 इधर, और ये CH3 इधर। तो कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। और क्वाटरनरी हम इसको बना नहीं सकते। ये स्ट्रक्चर है, आप ऐसे भी याद रख लिए, बनाना आता है तो ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है, एमोंगेस्ट द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। बेस का मतलब वो है जिसके पास लोन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, वो अच्छा बेस कहलाता है। बात समझ में आया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, वीक बेस होता है। अब देखिए, अब इसके पास ऑलरेडी एक लोन पेयर है, और ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये +I ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो ये इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, अब 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों तरफ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो इससे ज्यादा ये है, ये कम है, और ये ज्यादा हो गया। ये है आपका बेंजीन, उस पर क्या है, ये NH लगा हुआ है, और ये CH3। देखिए ये लोन पेयर तो है, लेकिन ये लोन पेयर रिंग में जा रहा है। किस में जा रहा है, रिंग में जा रहा है, तो ये अच्छा बेस नहीं कहलाएगा। तो इस चारों में सबसे बढ़िया बेस कौन है, ऑप्शन नंबर C। इस दोनों में, इसमें सबसे ज्यादा अच्छा ये है, उसके बाद ये वाला है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। ये देखने का तरीका है, इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी कराया। चलिए अगला क्वेश्चन 27। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट कॉजेज डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल। बोला इसमें से कौन सा डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाता है, घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। तो याद रखिएगा शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन रिमूव होता है। जैसे मान लीजिए अगर यहां पर हम बना दिए ये ऐसे करके ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर शॉर्टकी डिफेक्ट होगा तो इसमें क्या होगा, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब यहां से हम क्या किए, एक माइनस को हटा दिए, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस, यहां से माइनस हटा तो यहां से क्या हटेगा, प्लस हट गया, ये वाला ये हट गया, और यहां से ये वाला हट गया। तो अब बताइए डेंसिटी कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कम हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यहां से एक केटायन और एक एनायन निकला है। ठीक है, तो यहां शॉर्टकी डिफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड। इसमें नेटवर्क सॉलिड किसको बोला जाता है, याद रखिएगा डायमंड। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायमंड। ठीक है, चलिए, क्योंकि डायमंड क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये डायमंड क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रोप्स है। क्वेश्चन नंबर 29। द वॉन्ट ऑफ फैक्टर, ये इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर बोला गया है, क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ब्रेक करने का तरीका हम बताते हैं कैसे तोड़ना है। अब देखिए ये जो NH3 है इसका ट्वाइस है, तो क्या करना, इसके जो मल्टीप्लाई होगा ये इसके पावर में चला जाएगा, और इसमें कुछ नहीं तो क्या, एक तो है, तो ये 2 इसके पावर में जाएगा, तो क्या हो जाएगा Ca+2, ये 2 यहां चला गया। अब देखिए यहाँ पे 1 था, तो ये 1 मल्टीप्लाई हो गया, जो यहाँ पे रहेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला इसके पावर में। अब देखिए ये 2 कहाँ हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2NO3, और इसमें क्या है 1, तो यहाँ पर 1 माइनस में हो जाएगा, पहला प्लस में टूटेगा, दूसरा माइनस में। अब वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर कितना है 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, यही क्या कहलाएगा, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। आई बोलते हैं, कितना आ गया 3, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड का कौन सा एग्जाम्पल है, तो याद रखिएगा एमॉर्फस सॉलिड का जो एग्जाम्पल है, ग्लास है, रबर है, ETC।